1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज औरंग की कैद से औरंग को उल्लू बनाकर निकल गए और इस वजह से औरंग को काफ़ी बार दूसरे राजाओं में, सरदारों में और प्रजा के सामने अपमानित होना पड़ा। शिवाजी महाराज का आगरा से निकल जाना ये उसे बराबर याद था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने और राजमाता जीजाबाई ने संभाजी महाराज की परवरिश सही ढंग से की थी। राजनीतिक रूप से और संस्कारों से उन्हें परिपूर्ण बनाया था। कहा जाता है 13 भाषाएं उन्हें अवगत थी और वे संस्कृत पंडित भी थे। छत्रपति संभाजी महाराज में वो कुशल नेतृत्व था और साथ ही साथ में स्वराज के रक्षण करने की क्षमता भी थी और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद ये जिम्मेदारी छत्रपति संभाजी महाराज पे आ गई और ये जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई। छत्रपति संभाजी महाराज उनके पिता से 4 कदम आगे थे। एक ही समय पर अंग्रेज़, डच, पुर्तगीज़, मुग़ल, आदिल शाह, सिद्दी, इन सब से एक ही समय पे जंग करने के लिए जाने जाते थे और इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज का दक्खन में वर्चस्व बढ़ने लगा था। इसे देख के औरंग आग बबूला हो गया था। सबसे ज़्यादा दुश्मनी छत्रपति संभाजी महाराज ने मुग़लों से ली थी और इसीलिए औरंग ने अपना किमौश ज़मीन पे फेंकते हुए कहा था दक्खन की भूमि को वो मुग़ल सल्तनत से जोड़ेगा, संभाजी महाराज को ख़त्म करेगा। इस दिन के बाद औरंग ने कभी भी किमौश पहना नहीं था। संभाजी महाराज के बढ़ते शासन को रोकने के लिए कहा जाता है 8 लाख की फ़ौज लेके औरंग दक्खन में उतरा था। किले औरंग के हाथ इतनी आसानी से लग नहीं रहे थे। इस वजह से संभाजी महाराज को गद्दारी से संगमेश्वर में मुकर्रब खान के द्वारा पकड़ लिया। मुकर्रब खान को दिए फरमान से संभाजी महाराज को बंदी बनाने के बाद उन्हें बहादुरगढ़ लाया गया। मैं जिस किले पे अभी आया हूँ, इस किले का नाम एक ज़माने में बहादुरगढ़ हुआ करता था। छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम के बाद इस किले का नाम बदलकर धर्मवीरगढ़ रख दिया गया। इस धर्मवीरगढ़ को काफ़ी ज़्यादा मुग़लों का इतिहास रहा है और उसके बाद मराठाओं का। ये वही किला है जहाँ पे कई बार छापे मार के बहादुर खान को उल्लू बनाकर यहाँ से सोना शिवाजी महाराज लेके गए थे। उसे मैं धर्मवीरगढ़ के व्लॉग में बताऊंगा। 1 फरवरी 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज और उनके खास दोस्त और मंत्री छंदोगामात्य कवि कलश, इन दोनों को संगमेश्वर में बंदी बनाया गया और ये हुआ था गणोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के के गद्दारी के वजह से, उनके स्वार्थ के वजह से, क्योंकि उन्हें वतनदारी चाहिए थी। वतनदारी का मतलब है खुद का शासन उस इलाके में प्रस्थापित करना था, जो छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के नियमों के अनुसार नहीं था और इसीलिए इनके वतनदारी को मना कर दिया गया था। इस वजह से गुस्सा होकर वो मुग़ल सल्तनत से जा मिले और उन्होंने गद्दारी कर दी। हम सब ने छावा मूवी देखी। उन 3 घंटों में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ज़्यादातर पूरी चीज़ें डिटेल में बता नहीं सकते और ये सबको मालूम, और इसीलिए मैंने सोचा कि छावा मूवी में जो इंसिडेंट्स दिखाए हैं, जैसे कि उनके छत्रपति संभाजी महाराज के आखिरी 40 दिन जो कहाँ पे बीते हैं, उसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊँ। मैं पहुँचा हूँ धर्मवीरगढ़। ये आता है श्रीगोंदा में, नियर पूना। इसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। मूवी देख के हमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ क्रोनोलॉजी वाइज समझ में आती है, बट यहाँ पे आने के बाद एक्चुअल रियलिटी पता चलती है। मैं अभी जहाँ पे चल रहा हूँ, ये वो रास्ता है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया था, बेइज्जत किया गया था। जो आपने पहले देखा दैट वाज द एंट्री, जहाँ से धर्मवीरगढ़ के अंदर हम आते हैं और वहाँ से उनकी घिनौनी बेइज्जती औरंगज़ेब के हुक्म के द्वारा शुरू की गई थी। ये है वो रास्ता। जैसे ही संगमेश्वर से छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को मुकर्रब खान ने बहादुरगढ़ के पास लाया, जिसमें इन दोनों राजबंदियों को तख्तकूला की सज़ा सुनाई गई। ये वही रास्ता है जहाँ पे उनका जुलूस निकाला था
जिसमें उनके दोनों हाथ एक बड़े से लकड़े से बांध के उन्हें ऊंट पे बिठाया था, और दोनों तरफ खड़ी प्रजा, सरदार और सैनिक जो मुसलमान थे, जो मुग़ल शासन के अधीन थे, वे छत्रपति संभाजी महाराज और छंदोगामात्य जी पे थूक रहे थे, पेशाब कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे। इस तरीके का कृत्य मुग़ल सल्तनत की सोच बताता है। जब ये जुलूस चल रहा था, जब आजू बाजू में खड़े लोग इन दोनों राजबंदियों के ऊपर थूक रहे थे, पेशाब कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, उसी समय वहाँ पे आगे हरे झंडे नचाए जा रहे थे, नगाड़े बजाए जा रहे थे, ढोल पीटे जा रहे थे, मुग़लों के बीच खुशियाँ मनाई जा रही थी, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, दीन दीन के नारे लग रहे थे। संभाजी महाराज को गालियाँ बकी जा रही थी, छंदोगामात्य जी को गालियाँ बकी जा रही थी। ये वही रास्ता है जहाँ से छत्रपति संभाजी महाराज और छंदोगामात्य जी का जुलूस निकाला था। ये वही रास्ता है जहाँ पे मराठों के छत्रपति का अपमान किया जा रहा था। ये वही जगह है जहाँ पे हिंदू राजाओं को अपमानित किया जा रहा था। आज मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज और छंदोगामात्य जी का खून इस रास्ते पे बहा है। ये पवित्र हुआ है स्वामी निष्ठा से और धर्म रक्षण के लिए। इतने सारे जुल्म के बाद, इतने सारे अपमान के बाद छत्रपति संभाजी महाराज इस द्वार तक पहुँचे थे। ये वही द्वार है जहाँ पे मुग़ल के शासक रहते थे। बहादुर खान हो या औरंगज़ेब, उसका ज़नान खाना इन्हीं दीवारों के पीछे था। यहीं पे औरंग का तख्त था। इस जगह तक लाते लाते काफ़ी जुल्म, काफ़ी अत्याचार छत्रपति संभाजी महाराज और उन्हीं के खास दोस्त छंदोगामात्य कवि कलश पे होते रहे। ये दीवारें उसके साक्षीदार है। कोई प्रेरणा छत्रपति संभाजी महाराज के त्याग और बलिदान के अलावा इस किले में नहीं है, ना नज़र आती है, ना उसका एहसास होता है। दक्कन में आके औरंगज़ेब के 9 साल बीत गए थे। छत्रपति संभाजी महाराज के संघर्ष के साथ काफ़ी भारी नुकसान औरंग को उठाना पड़ा था, और इसीलिए ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए गद्दारी से औरंग ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया। औरंग एक ऐसा दोगला इंसान था जिसकी हिम्मत, जिसकी जुर्रत कभी नहीं हुई छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त दक्कन में उतरने की। तब वो अपने सरदारों को भेजता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी औरंग के मामा की, शाइस्ते खान की 3 उंगलियां काट के उसे भगा दिया था। राजा जसवंत सिंह को दौड़ा के मारा था। मिर्ज़ा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा हराया कि मुग़ल दरबार के लोगों ने ही उसे जहर दे के मार दिया। इतनी ज़िल्लत, इतना अपमान होने के बाद औरंग बौखला गया, जिस वजह से वो सारा गुस्सा छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर उतारने के लिए आतुर था। आज छत्रपति संभाजी महाराज भले बंदी हो, जंजीरों से जकड़े हो, पर उनका हौसला वही था जिस हौसले के साथ वो इस स्वराज पे राज करते थे। उसी हौसले के साथ वो आए थे, उसी स्वराज के जुनून को लेकर वो आए थे। सबको लगा था मुग़ल सल्तनत के सामने पकड़े जाने के बाद संभाजी महाराज घुटनों के बल आ जाएंगे, पर घुटनों के बल आएगा वो मराठा कैसा, वह छत्रपति कैसा। आज खुद के रिश्तेदारों के गद्दारी के वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश को ये दिन देखना पड़ रहा था। 1 फरवरी 1689 को पकड़े जाने के बाद 11 फरवरी 1689 को औरंग के सामने ऐसी जगह पे छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश को खड़ा किया गया था। ये वही दरवाज़ा है जहाँ से छत्रपति संभाजी महाराज को अपमान करते हुए औरंग के सामने पेश किया गया था। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा तेजस्वी पुत्र था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसे महाराष्ट्र की भूमि संभाल नहीं सकी। यहाँ के गिने चुने घटिया और गद्दार लोगों के वजह से आज एक महान छत्रपति को इतना अपमानित होना पड़ा था, पर यह अपमान क्षणिक था। इसके बाद जो होने वाला था वो इतिहास रचाने वाला था। मैं नमन करता हूँ ऐसे छत्रपति को जो उस ज़माने के घटिया इंसान से ना वो कभी डरा, ना अपने उसूलों से कभी डगमगाया। छत्रपति संभाजी महाराज ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिस वजह से
आगे आने वाले मराठे, आगे आने वाले हिंदुत्व से जुड़े लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। महाराष्ट्र में ऐसी कहावत है, इस देश के लिए जीते कैसे हैं ये शिवाजी महाराज ने बताया, और इस देश के लिए मरते कैसे हैं ये संभाजी महाराज ने बताया। इस पिता पुत्र के जोड़ी ने हिंदुस्तान का भविष्य बदल के रख दिया था। आज इसी जगह पे जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश को खड़ा किया गया था, वहाँ पे एक शौर्य स्तंभ नज़र आता है जिसके ऊपर भवानी माता की माला नज़र आती है। मराठी में इसे कवड्यांची माळ कहते हैं। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों भी अपने गले में धारण करते थे। आज ये जो शौर्य स्तंभ यहाँ पे निर्माण किया है, ये एक वीरगढ़ की तरह नज़र आता है। ये छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम को दर्शाता है, धर्म रक्षण के विचारों को दर्शाता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये वही जगह है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को सामने खड़ा किया गया था औरंग के। तभी मुग़ल सल्तनत को हल्के में लेते हुए छत्रपति संभाजी महाराज ने कवि कलश जी को एक दरख्वास्त की। पूछा कि अगर आपको कोई कविता यहाँ पे सूझती है तो बताओ। इस नज़ारे को देखते हुए, संभाजी महाराज को देखते हुए औरंग अपने तख्त से उतर के नमाज अदा करने लगा। शुक्र मना रहा था अपने खुदा का, जिस वजह से आज उसे संभाजी महाराज सामने मिले। ये वही छत्रपति संभाजी महाराज थे जिसने औरंग की ज़िंदगी हराम करके रख दी थी, परेशान करके रख दिया मुग़ल सल्तनत को। संभाजी महाराज के नीतियों के वजह से इस्लाम के प्रसार में काफ़ी सारी घट हुई थी, और इस वजह से भी औरंगज़ेब काफ़ी क्रोधित था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने जिजिया कर जो लगाया था हिंदुओं पे, उसके विरोध में आवाज़ उठाई थी। हिंदुओं पे होने वाले मुग़लों के द्वारा अत्याचार, मुसलमानों के द्वारा अत्याचार का बदला अत्याचार से लेना शुरू किया था। जिस तरीके से मुग़ल हिंदुओं के साथ पेश आते थे, उसी तरीके से मुग़लों के साथ मराठा पेश आने लगे थे। और इसी वजह से औरंग अपना तख्त छोड़ के खुदा का शुक्रिया मना रहा था, नमाज अदा कर रहा था। और इस नज़ारे को देखते हुए छत्रपति संभाजी महाराज ने कवि कलश को पूछा, आपको सूझती है क्या कोई कविता कवि जी? जिस पर कवि कलश ने कहा, हाँ सूझती है राजन कविता। और ये कविता उसी समय कवि कलश ने कही थी। यावन रावण की सभा शंभु बंदियो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेलियो रणरंग। राजन तुम हो सांचे खूब लड़ियो तुम जंग, त्यो तव तेज निहार के तख्त त्यज्योत औरंग। इस कविता का ये मतलब है कि जैसे रावण ने बजरंग बली को बांध के रखा था जब वो सबसे पहले रावण के सामने गए थे, उसी रूप में आज हो आप। जैसे वे सिंदूर से लिपटे थे, वैसे आप लहू से लिपटे हो, जिस वजह से औरंग अपने तख्त को छोड़ के आपको निहार रहा है। भले छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी बंदी थे, उनका हौसला टूटा नहीं था, क्योंकि उनके जो प्रेरणा स्थान थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। किसी भी परिस्थिति में इन दोनों ने भी औरंग के सामने ना घुटने टेके, ना गर्दन झुकाई, ना आंखें नीचे की। और ये नज़ारा देख के औरंग के मन में एक ही इच्छा आई थी, क्यों नहीं ऐसा संभा जैसा बेटा उसके जनान खाने में कभी पैदा हुआ। तुम्हारी अगर सोच घटिया हो तो तुम्हारी नस्लें भी घटिया ही होती है। इतनी सोच में परिपक्वता औरंग के पास नहीं थी। आ गया औकात पे औरंग। 3 सवाल पूछे अपने मंत्रियों के द्वारा। संभाजी महाराज को सबसे पहला सवाल पूछा गया, कहाँ रखा है स्वराज का खजाना, बता दो हमें। जिस पर छत्रपति संभाजी महाराज ने इनकार करते हुए उसके इस सवाल को खारिज कर दिया, नहीं दिया जवाब। उनकी जान से ज़्यादा कीमती था स्वराज का खजाना, क्योंकि वो मराठों के लिए काम आने वाला था, यहाँ के प्रजा के काम आने वाला था। दूसरा सवाल औरंग ने पूछा, कौन है वो फितूर, कौन है वो गद्दार जो हमारी फ़ौज में रह के मराठाओं की मदद करते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं। इस पर छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा, मैं किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा जो मुझे मदद करते आए हैं। मैं तुम्हारी तरह गद्दार नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारी तरह दोगला इंसान हूँ। गरम गरम लोहा कानों में डाले वैसा दर्द औरंग को हो रहा था संभाजी महाराज के ये जवाब सुनकर।
फिर आया तीसरा सवाल, इस्लाम को कबूल करोगे तो ज़िंदा बचोगे, जिस पर छत्रपति संभाजी महाराज ने करारा जवाब दिया। कहा, जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, जिस खानदान में पैदा हुआ हूँ, उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा। मैं हिंदू ही पैदा हुआ था, मैं हिंदू ही मरूँगा। ये सारे करारे जवाब सुनकर औरंग आग बबूला हो गया था और उसी समय छत्रपति संभाजी महाराज के आँखों को निकालने का फरमान औरंग ने जारी किया। औरंग ने छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें तो निकाल दी, पर उनका पराक्रम अंधा नहीं हुआ। ये समझ औरंग के पास नहीं थी। उसे लग रहा था कि मराठाओं का राजा पकड़ा गया, उसे अंधा करेंगे तो मराठा साम्राज्य टूट जाएगा। ये मराठे वो थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को भगवान मानते हैं, तभी भी और आज भी। छत्रपति शिवाजी महाराज 9 साल के बेटे को लेकर आगरा से निकल गए थे, औरंगज़ेब को उल्लू बनाकर। ये औरंग को बखूबी याद था और इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ने के बाद बहादुरगढ़ लाया गया। बहादुरगढ़ भौगोलिक स्थिति के वजह से एक सपाट प्रदेश पे बसा हुआ किला है। यहाँ से सामने से आने वाली फ़ौज आसानी से देखी जा सकती है, और क्योंकि ये किला नदी के बाजू में बसा हुआ है, बड़ी फ़ौज इतनी आसानी से इस किले तक पहुँच नहीं सकती। ऐसे कहा जाता है यहाँ के 40 किलोमीटर की दूरी तक जितने भी घोड़े थे, उन सब घोड़ों को इन किलों के आसपास ला के रखा था। जितने भी नावें थी इस नदी में, उन सबको निकाल के बाहर रखा था, ताकि कोई भी मराठा प्रयास ना करे अपने छत्रपति को छुड़ाने का। अब हम जहाँ पे पहुँचे थे, ये जगह थी तख्त के पीछे की, जिसे जनान खाना भी कह सकते हैं, या फिर औरंग या फिर बहादुर खान की रहने की जगह हो सकती है। ये वही दीवारें हैं, ये वही जगह है जहाँ से हिंदुओं पे अत्याचार के फरमान निकले थे। कहा जाता है आसपास के हिंदू मंदिरों को और मुल्कों को लूटने के बाद शिवाजी महाराज के समय में वो खजाना इसी किले पे लाया जाता था, रखा जाता था। आज ये वही किला है जिसने मुग़लों का ऐश्वर्य देखा। आज ये किला मुग़लों के इज़्ज़त के जैसे ही एक खंडर में तब्दील हो चुका है। जो अहमियत रायगढ़ किले को थी, जो अहमियत प्रतापगढ़ को थी, राजगढ़ को थी, हर एक छत्रपति के किले को है, वो बहादुरगढ़ को कभी मिल नहीं सकती। आज जो भी इज़्ज़त मिल रही है वो सिर्फ इस किले का नाम बदलने के वजह से है। इसका नाम धर्मवीरगढ़ रखा है, क्योंकि यहीं पे छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंग को अपमानित किया था। भले वो बंदी थे, औरंग उनके साथ सुलह करना चाहता था। भले इस किले में छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना के लाया होगा, पर सबसे ज़्यादा ज़िल्लत, सबसे ज़्यादा अपमान औरंग का पूरे दरबार में अगर किसी ने किया होगा तो वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। ना किसी सवालों के जवाब दिए, ना कोई सुलह मानी, सज़ा हंसते हंसते सह ली, पर औरंग उनकी वेदनाओं को, उनके ज़ख्मों को देख के खुश होना चाहता था। पर छत्रपति संभाजी महाराज ने ना कोई आह की, ना अपना दुख दर्शाया। ये वही जगह थी जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को सज़ा दी जा रही थी और औरंग तड़प रहा था। जिस दिल्ली के तख्त के लिए दिल्ली छोड़ के औरंग दक्कन में आया था, इस दक्कन को पाने के लिए औरंग ने अपने ज़िंदगी के 27 साल बिताए। और उन 27 साल के बाद क्या, उसने छत्रपति संभाजी महाराज को मौत तो दे दी, पर नया छत्रपति इसी मिट्टी में पैदा हुआ था, छत्रपति राजाराम महाराज। और उनकी रानी महारानी ताराबाई ने मुग़ल सल्तनत की नींवें हिला के रख दी थी। छत्रपति राजाराम महाराज के बाद इस दक्कन के भूमि पे और एक छत्रपति बने, जो कहा जाता है सर्वशक्तिमान छत्रपति थे वो। उनका नाम था छत्रपति शाहू महाराज, जिनका राज्य अटक से कटक तक था, और इसीलिए सारे छत्रपति में उन्हें सर्वशक्तिशाली माना जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज को 18 दिन तक इस किले में रखा था और हर दिन एक नया जुल्म उनके साथ किया जाता था। औरंगज़ेब को जो चाहिए था वो छत्रपति संभाजी महाराज से उसे कुछ भी मिल नहीं रहा था। ना वो मराठे जीत पा रहा था, ना वो मराठों के किले जीत पा रहा था। दक्कन के भूमि में हर बार उसे मात खानी पड़ रही थी। करोड़ों का खजाना औरंग लेके आया था, पर यहाँ पे ही लुटा दिया उसने। जिस दिल्ली के तख्त के लिए वो दक्कन में आया था,
वह उसे मरते वक्त देखने भी नहीं मिली। इसी दक्खन के रणभूमि में कुत्ते की मौत औरंग मरा। दर बदर भटक रहा था। हर वो किला जीतना चाहता था। कभी जीत लेता था, 4-6 महीने उसकी खुशी मनाता था और वापस तारा रानी उन किलों को जीत लेती थी। ये वही किले होते थे जिनके ऊपर मुग़ल सल्तनत का ख़जाना रखा जाता था और वापस 4-6 महीने के बाद मराठे तारा रानी के आदेशानुसार वो किला जीत लेते थे। अब उन्हें किला भी मिल जाता था और साथ ही साथ में ख़जाना भी मिल जाता था। और जो शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का विचार इस मिट्टी में बोया था, उसे रोकने के लिए औरंग के पास और कोई तरकीब नहीं थी। इसीलिए उसने छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए कहा। औरंगज़ेब की सोच बखूबी छत्रपति संभाजी महाराज पहचानते थे। जब उसने छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए कहा था, तब औरंगज़ेब की दूरदृष्टि छत्रपति संभाजी महाराज ने पहचान ली। अगर किसी भी राज्य का राजा धर्म परिवर्तन करता है तो वो पूरा राज्य उस नए धर्म के अधीन हो जाता है। अगर शंभू राजे ने इस्लाम धर्म का स्वीकार किया होता तो ये मराठा साम्राज्य इस्लाम धर्म में तब्दील हो जाता था, क्योंकि राजा उस साम्राज्य का नेतृत्व करता था और इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म को ठुकरा दिया। और इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कहा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज ने 40 दिन में से 18 दिन कैद में इस किले पे बिताए। इन 18 दिनों में काफ़ी बुरा बर्ताव उनके साथ किया गया। काफ़ी जुल्म उन्हें सहने पड़े। कोई अपमान करके जाता था, कोई गालियाँ बक के जाता था, कोई उंगलियाँ काट के चले जाता था, कोई चमड़ी खींच के चले जाता था, कोई उंगलियों के नाखून निकाल के जाता था। जैसे जैसे औरंगज़ेब सज़ा के फरमान भेजता था, वैसे वैसे सज़ाएँ दी जाती थी। पर एक बार भी छत्रपति संभाजी महाराज ने सुलह के लिए बात नहीं की। हर बार औरंगज़ेब ही सुलह की बात लेके छत्रपति संभाजी महाराज के पास आता था। उसे भी ये मालूम था संभाजी महाराज को मारने के बाद ये जो विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोया है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज कैद हो गए थे, वैसे ही रायगढ़ के किले पे महारानी येसुबाई ने नया छत्रपति घोषित कर दिया था। नए छत्रपति घोषित कर दिए थे, वह थे छत्रपति राजाराम महाराज। 18 दिन की कैद यहाँ पे बिताने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को तुळापुर लेके गए, जो तकरीबन यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ गांव है। वहाँ पे संगम है, क्योंकि संगम हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थान होता है। औरंगज़ेब ने उसे चुना था। जो जगह संभाजी महाराज और कवि कलश जी की हत्या के लिए चुनी थी, वो संगमेश्वर महादेव के सामने ही चुनी थी। और इसीलिए ये एक धर्म युद्ध भी था, साथ ही साथ में सत्ता का युद्ध। अब मैं जाऊंगा तुळापुर। ये वो जगह है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को मृत्युदंड दिया था, संगमेश्वर के महादेव के मंदिर के सामने। ये थी औरंग की सोच। हमारे ही मंदिर के सामने हमारे ही छत्रपति का अंत उसने किया था। इसी घटिया सोच और इसी घटिया परवरिश के साथ मुग़ल सल्तनत संभाल के रखी। तुळापुर के पास ही बसा है वडुबुद्रुक, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी की समाधि है। ये वो जगह है जहाँ पे उनके शरीर के टुकड़ों के अंतिम संस्कार किए थे। और इसकी पूरी कहानी मैं आगे के व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगा।